तो यार मार्वल ज़ॉम्बीज़ आ चुकी है डिज्नी प्लस पे एंड इसमें टोटल 4 एपिसोड होने वाले हैं विच आर डार्क एज हेल, पर उतने डार्क नहीं जितने इनकी कॉमिक बुक्स थी। तो इस पूरी सीरीज की जो मेन कैरेक्टर या कह सकते हो स्टोरी टेलर है वो है कमाला खान। तो जैसे ही सीन की शुरुआत होती है तो हमें 3 सहेलियां साथ में दिखती हैं, जिसमें है केट बिशप, रिरी विलियम्स और कमाला खान। और इन तीनों को ऊपर से आता हुआ दिखता है एक स्पेसशिप जिसको चला रहा होता है एक ज़ॉम्बी। और जब रिरी विलियम्स उसको स्कैन करती है तो उसे दिखाई देता है कि इसके अंदर एक छोटा सा ट्रांसमीटर फिट है और उसका चीर फाड़ करके ये लोग वो ट्रांसमीटर बाहर निकाल लेते हैं उसके शरीर से। और जब ये लोग थोड़ी और ज्यादा रिसर्च करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये जो ट्रांसमीटर है इससे हम नोवा कॉर्प्स को बुला सकते हैं। बट हाँ, नोवा कॉर्प्स को बुलाने के लिए इनको ये ट्रांसमीटर स्पेस तक पहुंचाना पड़ेगा, जो कि ये खुद से नहीं कर सकते। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग शील्ड के बेस जो कि ओहायो में है वहां पे जाएंगे। तो ये तीनों निकल पड़ते हैं अपने टैंक में। ओहायो जाते जाते एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे 2 हॉर्ड्स आपस में लड़ रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को हरा नहीं पाते क्योंकि दोनों पावर्स ऑलमोस्ट एक दूसरे की इक्वल हैं। और वहां पे केट बिशप और रिरी विलियम्स भी मारे जाते हैं। हालांकि रिरी को इन्होंने मरते हुए नहीं दिखाया, उसको बस ये दिखाया गया था कि एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो इंजेक्शन अपने हाथ पे लगा के वो ज़ॉम्बी का ब्लड बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और इनके साथ टोनी स्टार्क का मार्क 50 भी है जिसको अब फ्राइडे कंट्रोल कर रही है। हालांकि इसकी खोपड़ी में अजीब सा टेडी बियर लगाया हुआ है जिसमें एक कैमरा लगा है, तो हो सकता है कि इसको रिरी ही कंट्रोल कर रही हो। तो रिरी जैसे ही फ्राइडे को ऑर्डर देती है कि तुम कमाला खान को यहाँ से दूर ले जाओ, तो वो कमाला को लेके कहीं और चली जाती है और फ्राइडे कमाला को छोड़ के वापस रिरी के पास चली जाती है। तो हो सकता है कि फ्राइडे ने रिरी को बचा लिया हो, पर इस चीज में हमें कोई भी क्लैरिटी नहीं दिखाई जाती। हालांकि पिक्चर के एनिमेशंस बहुत तगड़े हैं, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस पिक्चर में लगी वो ये थी कि ये कोई भी डिटेल्स क्लियरली नहीं बता रहे थे। पूरी सीरीज में हमें दोबारा रिरी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। आगे जाके वांडा सबसे लड़ी जा रही है, मरी जा रही है, सबको मारी जा रही है एज अ स्कारलेट विच, पर वो ऐसा क्यों कर रही है इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। वांडा की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब स्टोरी को मैं आगे कंटिन्यू करूं तो कमला खान यहाँ से अपना सफर अकेले करती है और उसको आगे जाके ब्लेड मिल जाता है। उसे तुम ब्लेड नाइट भी कह सकते हो, जिसको कॉन्शू ने अब गॉड बना दिया है। तो यहाँ से ब्लेड निकालता है अपनी सेक्सी सी बाइक और ये पहुंच जाते हैं ओहायो के एक बेस में जिसको कंट्रोल कर रही है विडोज। और यहाँ पे जो मेन 3 कैरेक्टर है इस बेस में वो है येलेना, मेलेना और रेड गार्डियन। तो ब्लेड और कमाला उन तीनों से मिलते हैं और आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। मेलिना ने यहाँ पे ज़ॉम्बीज का माइंड कंट्रोल करके उनको अपना सेवादार बनाया हुआ था या कह सकते हो पहरेदार बनाया हुआ था। बट कुछ ही देर बाद ओकोए वहाँ पे अपनी पूरी ज़ॉम्बीज की आर्मी लेके आ जाती है जिसका वांडा ने माइंड कंट्रोल किया हुआ है और वो सब करते हैं इन पर अटैक। जहाँ पे स्टार्टिंग में तो सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, बट जब एक बड़ा सा ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका को ऐसे उठा के अंदर फेंकता है उनके बेस पे, तो कैप्टन अमेरिका सीधा उनके छत पे जाके गिरता है। और वो पूरा कैप्टन अमेरिका नहीं, आधा कटा हुआ कैप्टन अमेरिका, मतलब उसका शरीर बस उसकी कमर से लेकर ऊपर तक है, दैट्स इट। और वो एसी डक्ट से घुस घुस के सीधा उनके सेंट्रल बेस पे पहुंच जाता है। वहां पे हमें फाइट देखने को मिलते हैं कैप्टन अमेरिका वर्सेस रेड गार्डियन, और ये दोनों आपस में लड़ते हैं पागलों जैसे। और कैप्टन अमेरिका ने क्या मारा है रेड गार्डियन को अपने आधे शरीर के साथ। तो सोच के देखो, अगर उसका पूरा शरीर होता तो ये सबको खा ही जाता। हालांकि यहाँ रेड गार्डियन कैप्टन अमेरिका को मार देता है, बट जितनी आसानी से उसने कैप्टन अमेरिका को मार दिया, इतना आसान तो नहीं होता उसे मारना। चलो खैर। और यहाँ पे हमें ब्लेड का सबसे तगड़ा फाइटिंग सीन देखने को मिलता है जिसमें वो अपनी स्वॉर्ड चलाते हुए हमें दिखाई देता है। बट कुछ टाइम में ही सारे ज़ॉम्बीज इनके बेस से पहुंच जाते हैं और इन्हें इन सबको यहाँ से भागना पड़ जाता है। वहाँ पे मेलिना पीछे छूट जाती है और वो कहती है कि तुम सब जाओ, मैं इनको रोक के रखती हूँ ताकि इन सबको थोड़ा और टाइम मिल जाए भागने के लिए। और वहां पे मेलिना मारी जाती है और ये सारे बचे कुछ लोग निकल लेते हैं वकांडा की ओर, क्योंकि इनको वहां पे शिप मिलेगा स्पेस में जाने का। उसके जस्ट बाद हम पहुंच जाते हैं शांची की दुनिया में, जिसमें शांची और केटी ने वही अपनी वैलेट पार्किंग 1 ड्रेस पहनी हुई है और एकदम से वहां पे हो जाता है ज़ॉम्बीज का अटैक। और ये सब वहां से भागते हुए जा रहे होते हैं कहीं छुपने के लिए। भागते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े हैं और वहां पे शांची फाइट करना शुरू करता है बिना अपनी रिंग्स के। और वहां ऊपर से बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आते हैं और वहां शांची का बाप ऊपर से नीचे कूद जाता है और वो पूरे भौकाल में सबको अपनी रिंग से मारा जा रहा है। तो उसे दिखाई देता है कि शांची के हाथ में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। तो ज़ॉम्बी के इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो अपनी रिंग्स शांची की तरफ फेंक देता है और रिंग्स उसके हाथों में आ जाती हैं, तो उसका ज़ॉम्बी का इन्फेक्शन वहीं पे उसी हाथ पर रुक जाता है। और जैसे ही वो अपनी रिंग्स इसको देता है, उसके बाद सारे ज़ॉम्बीज उसके बाप पे चढ़ के उसको खा जाते हैं। मतलब भाई, तुम इतनी अच्छी फाइटिंग कर रहे थे अभी 2 मिनट पहले अपनी रिंग्स के साथ, अबे समझ गए तो बस अब रिंग्स नहीं है, बट उसके बिना तुम 2 मिनट तो टिकते मेरे भाई। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शांची और उसके बाकी सारे साथी हेलीकॉप्टर्स में बैठ के उड़ जाते हैं और यहाँ पे हमें मिलता है टाइम जंप। और उस सीन में शांची और केटी एक लैम्बो में आराम से बैठे हैं, बाकी उनके सारे दोस्त यार दूसरी गाड़ियों में हैं और पीछे एक आदमी बहुत सारी काउस को लेके ट्रक में आ रहा है उनके साथ, और सब मस्त चिल डूड सी लाइफ जी रहे हैं।
ऐसे यहीं आके राजा हूँ। फिर पीछे से एक गैंग इन पे हमला कर देती है तो उन सबको भी आराम से बहुत निपटा देते हैं अपनी रिंग्स की हेल्प से। और अब हमें शैंग-ची के साथ साथ केटी के हाथ में भी रिंग्स देखने को मिली। एंड उस गैंग को मारने के बाद ये सब पहुंच जाते हैं एक सेफ जोन में जिसको कंट्रोल कर रहा है ज़ीमो। और वहां पे हमारी दोनों सुपर हीरोज की टीम्स आपस में मिलती है, मतलब शैंग-ची की टीम और कमाला खान की टीम। और ये सब एक बहुत बड़े सबमरीन में चले जाते हैं जिसको कंट्रोल कर रहा है ज़ीमो। तो इन सबको लगता है कि अगर हम पानी की गहराइयों में चले जाएंगे तो वहां पे तो ज़ॉम्बीज आ नहीं सकते, पर ज़ीमो को ये बात पता थी कि वहां पे भी ज़ॉम्बीज हैं। इसीलिए उसने सबमरीन से लोगों को बाहर शूट करने का तरीका सोचा हुआ था कि उनको शूट करेंगे तो ज़ॉम्बीज कुछ टाइम तक उन लोगों को खाएंगे, तब तक हमारी सबमरीन आगे निकल जाएगी। पक्का हरामी आदमी है ये। और यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है ज़ॉम्बी नेमोर की, जिसको मेरे हिसाब से कोई ने ही कंट्रोल किया होगा सबमरीन पे अटैक करने के लिए। तो नेमोर वहां पहुंच जाता है और वो सबको मारना शुरू करता है। बट बड़ा खूंखार नेमोर था ये सबको खुलेआम मारता जा रहा था, ना इधर देखा ना उधर। इतना पावरफुल आदमी है वो। सब लोगों से इतनी रोकने की कोशिश करते हैं और जब कमाला खान नेमोर के मुंह पे पंच करती है तो वो अपने दांत से उसकी डायमंड फिस्ट पकड़ लेता है और वो अपनी फिस्ट एक्सपैंड कर देती है तो उसका मुंह पूरा फूट जाता है। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि इस आदमी को मारना इतना आसान होगा, पर बहुत तगड़ा सीन था वो। और वहां पे एक सेफ बोट का डोर खोलने के लिए येलेना अपनी कुर्बानी दे देती है और ये बाकी हमारे सुपर हीरोज ज़ीमो के साथ निकल जाते हैं आगे। फिर हमें दिखाया जाता है एक दूसरा सीन जिसमें हमें अपने 3 सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं, जो कि है स्पाइडरमैन, स्कॉट लैंग जिसकी खोपड़ी फ्लोट कर रही है हवा में, और तीसरे हैं हमारे ब्लैक पैंथर। और ये तीनों जा रहे हैं थैनोस से लड़ने, बट इनके पास है माइंड स्टोन और बाकी सारे स्टोन्स ऑलरेडी थैनोस के पास आ चुके हैं। बट थैनोस भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। तो जब ये तीनों थैनोस से लड़ते हैं तो इन्हें रियलाइज होता है कि भले ही थैनोस के पास बहुत सारे स्टोन्स हैं, बहुत सारी पावर्स हैं, बट वो इसे सही से माइंड से कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। हालांकि हमें आगे ये भी दिखाया जाता है कि थैनोस अपनी मैजिक से धीरे धीरे चीजें सीखने की कोशिश कर रहा है और वो उसमें धीरे धीरे इंप्रूव होता जा रहा है, जो कि हमारे तीनों सुपर हीरोज के लिए बहुत ही घातक होने वाला है। और यहाँ पे एंट्री होती है थॉर की अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ, बिल्कुल वैसी जैसी उसकी एंट्री इन्फिनिटी वॉर में हुई थी। बट इन्फिनिटी वॉर जैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता मेरे भाई। जैसे ही थॉर अपना हैमर लेके उसकी तरफ फेंकता है और वो हैमर उसकी छाती में घुस भी जाता है, पर वो है तो ज़ॉम्बी, उसको घंटा भर नहीं पड़ता, तो वो अपना स्पेस स्टोन यूज करता है और उस सीन में ग्रूट और रॉकेट कंकाल बन जाते हैं। और थॉर तो पता नहीं कहाँ जाके गिरता है, वो दोबारा दिखता ही नहीं है उस सीन में। मतलब इन्फिनिटी वॉर का बिल्कुल अपोजिट कर दो, जितना ऑरा था उसका इन्फिनिटी वॉर में, उसका बिल्कुल अपोजिट जीरो कर दिया, लल्लू बना दिया उसको यहाँ पे उसने। तो उसी सीन में थैनोस अपने स्पेस स्टोन को यूज करता है और धरती फाड़ने लगता है, जिसमें से जमीन टूट टूट के ऊपर उड़ने लगती है और वहीं पे खुल जाता है एक वाइब्रेनियम का वेल। और जब ब्लैक पैंथर धीरे से अपने मन में बोलता है वकांडा फॉर एवर, और वो भाग के थैनोस को जोर से धक्का देता है और थैनोस और ब्लैक पैंथर दोनों ही उस वेल में गिर जाते हैं और गिरते ही दोनों खत्म हो जाते हैं मेरे भाई। उस वेल से एक बड़ा बवाल और पैदा हो जाता है, जो कि है इन्फिनिटी स्टोन्स का। तो जैसे ही थैनोस का गॉटलेट टूटता है तो इन इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर रिलीज होती है और ये बहुत बड़े रेडिएशन के तूफान में बदल जाती है, जो ये सारा अर्थ खत्म कर सकती है मेरे भाई। तो किसी तरह हमारा स्पाइडरमैन और स्कॉट लैंग अपनी जान बचा के वहां से भागते हैं और उतने में खुलता है टाइम पोर्टल, जो कि जाता है डायरेक्टली कमरताज को, और ये दोनों कमरताज पहुंच जाते हैं। अब ये लोग जा पहुंचते हैं न्यू वकांडा में, जहां पे ये उम्मीद करते हैं कि इनको इनकी स्पेसशिप मिल जाएगी जिससे ये अपना ट्रांसमीटर नोवा कॉर्प्स तक पहुंचा पाए। और ये जैसे ही वकांडा के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो वहां बैठी होती है वैल्करी। तो वैल्करी इनको साफ साफ मना कर देती है कि तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते और यहाँ से वापस चले जाओ। तो वहां पे ब्लेड के अंदर से निकलता है कॉन्शू और वो वैल्करी को बताता है कि हाँ ये गॉड है। बट कॉन्शू वैल्करी और ब्लेड के अलावा किसी को नहीं दिखाई देता, जो कि फिर से एक सरप्राइजिंग सीन था और उसकी भी डिटेल्स हमें नहीं बताई गई, पता नहीं क्यों। उसके बाद दरवाजा खुलता है और ये सारे लोग अंदर जाते हैं और वहां पे देखते हैं बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई हैं। मतलब वो इतना सेक्सी सीन था मेरे भाई, क्या ग्राफिक्स बनाए गए थे उस सीन के। बड़े बड़े स्टैचूज दोनों तरफ से खड़े हैं और ये लोग जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पार्टी चल रही है, जिसका सारा इंतजाम किया है वांडा दीदी ने। अब कमाला खान वांडा को देख के डर जाती है क्योंकि वो जानती है कि ये गॉड ऑफ डेथ है। फिर वो आती है अपने असली रूप में, मतलब स्कारलेट विच के रूप में, और उसके बाद वो सबको बताती है कि जो सारा खाना है ये असली नहीं है, ये सब ज़ॉम्बीज के हाथ पैर आँख कान है, जिसको ये खा के खुद भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। और यहाँ पे अपने रेड गार्डियन ने भी एक ड्रिंक पी ली होती है तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि वांडा का मेन काम ही माइंड को कंट्रोल करके इल्यूजन क्रिएट करना है, और उसमें ये सारे लोग हमेशा की तरह फिर से फंस जाते हैं। और उस कमरे में थॉर भी होता है, जो कि बिल्कुल भौकाल में ऐसे बैठा हुआ है, नीचे देखता हुआ, उसके बाल ऐसे लटक रहे हैं और बिल्कुल सेक्सी सी बॉडी उसकी, और वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा और वो बिल्कुल अंदर से टूट चुका है और उसको बस कोई होप नहीं है फिर से जिंदा रहने की। और ये सब लोग वहां से स्पेसशिप में भागने की कोशिश करते हैं, जिसको वांडा फिर से रोक लेती है। फिर अपने थॉर भाई फाइनली खड़े होते हैं और अपनी बिजली का इस्तेमाल करके वांडा को मारना शुरू करते हैं। उन दोनों की कुछ मिनट्स तक बहुत तगड़ी लड़ाई चलती है। मतलब वो सीन बहुत ही बढ़िया था भाई, जब दो सुपर हीरोज जो कि बहुत पावरफुल हैं आपस में क्लैश कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को पटके जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। ये बहुत ही तगड़ा सीन था मेरे भाई कसम से।
और इन्हीं की लड़ाई में बीच में और यहाँ से कमाला खान और बाकी सारे हीरोज जब अपने स्पेसशिप को लेके उड़ते हैं तो उन्हें वैल्kyrie बताती है कि तुम अपना ट्रांसमीटर इसी स्पेसशिप में यूज करके डायरेक्टली नोवा कॉर्प्स से कनेक्ट कर सकते हो। और जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नोवा कॉर्प्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं और उन्होंने इस अर्थ को क्वारंटाइन कर दिया है ताकि यहाँ का कोई भी प्राणी इस अर्थ से बाहर ना निकल सके और बाकी यूनिवर्स को ना अफेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे मुझे लोगों के लिए इतना बुरा लग रहा था कि बेचारों ने इतनी मेहनत करी और नोवा कॉर्प्स पे इनकी हेल्प करने को तैयार नहीं है। और जब नोवा कॉर्प्स इनको यहाँ से जाने को कहते हैं तो ये नहीं जाते और इन पे वो लोग ओपन फायरिंग कर देते हैं और इनका स्पेसशिप पूरा फूट जाता है और ये सब कटी पतंग की तरह नीचे गिरे जा रहे होते हैं। ये सब लोग गिर ही रहे होते हैं कि नीचे एकदम से टाइम पोर्टल फिर से खुलता है और ये सब सीधा कमरताज पहुंच जाते हैं। तो अब हमारे सारे एवेंजर्स यू कैन से नए पुराने सब लोग कमरताज में एक साथ आ चुके हैं। एवेंजर्स असेंबल, बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ पे हमारी कमाला खान स्पाइडरमैन को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है आप। और वहाँ पे इन सबको पता चलता है कि ये जो इन्फिनिटी स्टोन्स की रेडिएशन थी जो कि पूरी अर्थ को तबाह कर रही थी, इसे हल्क ने कंज्यूम कर लिया है। अब हल्क इसे कैसे कंज्यूम करेगा क्योंकि हल्क बना है गामा रेडिएशन से। तो हल्क ने इन्फिनिटी स्टोन्स की सारी पावर को कंज्यूम कर लिया है और वो बन गया है एक तरह का इन्फिनिटी हल्क। बट हाँ, ये पावर्स उसकी कंट्रोल से बहुत ज्यादा बाहर थी, इसलिए उसका माइंड इन पावर्स को सही से ऑपरेट नहीं कर पाता। और इनको पता चलता है कि वांडा अपने सारे ज़ॉम्बीज के साथ जा रही है हल्क पे अटैक करने ताकि वो सारी उसकी एनर्जी उससे एब्जॉर्ब कर ले। बट ये बात मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगी क्योंकि वांडा ऑलरेडी इतनी पावरफुल है कि उसको किसी की पावर्स की जरूरत ही नहीं है। और ये जितने बच्चे कुछ सुपर हीरोज हैं ये तो उसके लिए चुटकियों में निपट। और हमारे ये नए बच्चे कुछ सुपर हीरोज की टीम वांडा की ज़ॉम्बी आर्मी को हराने की कोशिश करती है, जिसमें ये कुछ हद तक कामयाब हो रहे होते हैं। पर फिर आता है बीच में एकदम से थॉर ज़ॉम्बी और वो आते ही अपनी बिजली से कुछ हीरोज को पिघला देता है। मतलब भाई लिटरली पिघला देता है, वो ऐसे ऐसे गायब हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। फिर होती है अपने थॉर ज़ॉम्बी और इन्फिनिटी हल्क के बीच में तगड़ी लड़ाई, जिसमें अपना हल्क उसको कुचल कुचल के उसके मुंह को पिचका के फोड़ देता है। हालांकि ये मानना मेरे लिए फिर भी मुश्किल है कि एक बिजली के देवता को तुम इतनी आसानी से कैसे मार सकते हो, पर चलो वो एक ज़ॉम्बी था तो मारना बनता था, तो ठीक है, मार दिया तो मार दिया। बट इस शो के एंड होते होते हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन को एक बड़े ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया और उसको अपने मुंह में डालने जा रहा है, खाने जा रहा है। शांची को भी पीछे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। तो वांडा उड़ते उड़ते हल्क के पास आती है और वो अपने हाथ से हल्क की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। उतने में ही वहां आती कमाला खान। हालांकि ये बात मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि वांडा ऐसा क्यों कहती है कमाला खान से कि ये सब तुम फालतू में मेहनत कर रही हो, मत करो, तुम मेरे साथ आ जाओ, मुझे अपना हाथ दे दो। और आखिरी में कमाला आ जाती है उसकी बातों में और वो अपना हाथ वांडा को पकड़ा देती है और इतने में होती है स्टोरी खत्म। मतलब भाई कुछ तो क्लैरिटी दे देते कि यहाँ क्या हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। अब जैसे ही वांडा कमाला का हाथ पकड़ती है तो ये धरती एकदम से पलट जाती है। हमें पूरा अर्थ का सीन दिखाया जा रहा है जिसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं और एकदम से सारा सीन रीस्टार्ट हो जाता है। और कुछ सेकंड बाद हमें दिखाया जाता है कि कमाला खान अपने घर पे है और वो सो के उठी है अपने बेड पे और उसकी मम्मी नीचे से चिल्ला रही है कि तुम्हारी दोनों सहेलियां रीरी और केटी आई हैं। तो वो हो जाती है बहुत ज्यादा खुश कि मेरे दोस्त दोबारा जिंदा हो चुके हैं। बट जब ये लोग बाहर फिर से घूमने जाते हैं तो उसे फिर से इल्यूजन दिख रहा होता है जिसमें एक तरफ तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है बट वही नॉर्मल लोग दूसरी तरफ ज़ॉम्बी बन के घूम रहे हैं। और उसी बीच कुछ सेकंड्स में इसको रीरी विलियम्स दिखाई देती है जो कहती है कि इससे बाहर निकलो, ये सब एक इल्यूजन है, ये सब एक इल्यूजन है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि उसको हमें मरते हुए नहीं दिखाया गया था, उसने इंजेक्शन मार के वो ब्लड बाहर की तरफ खींच लिया था एज अ सैंपल, तो हो सकता है वो बच गई हो बट उसकी भी क्लैरिटी हमें कोई नहीं दी गई। तो हाँ, सच जानने के लिए हमें सेकेंड पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा एज यूजुअल, और कोई चारा है तो है नहीं हमारे पास। बट यार तुम इतने तगड़े सिनेमैटिक शॉट्स दिखा रहे हो, तुम इतने तगड़े फाइटिंग सीन्स दिखा रहे हो, तो थोड़ी क्लैरिटी भी तो दे दो इंसान को कि वो देख क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, व्हाट इफ, अरे एक रीजन तो दो आदमी को कुछ सोचने समझने का कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉजिक तो बना पाए इंसान अपने दिमाग के अंदर। कुछ भी कर दोगे क्या? चलो खैर, ऑल ओवर सीरीज बहुत तगड़ी थी, मजा आ गया देख के इसको। और हाँ, मेजर मैं इसको कहूंगा कि ये फाइटिंग सीन्स पे ही सोल्ड थी और एज अ नए एवेंजर्स को इंट्रोड्यूस करने का अच्छा तरीका इन्होंने यूज किया, क्योंकि ये सारे एवेंजर्स ही हमें अब डूम्सडे में भी दिखाई देंगे। तो चलो हम दोनों मिलते करते हैं अगले पार्ट का इंतजार। तो ये थे मेरे विचार इस सीरीज को लेके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।